तो स्टार्टिंग विद द न्यूज, पेज नंबर 1 पर इट वाज अ वेरी हार्टनिंग न्यूज फॉर इंडियाज चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, जहाँ पे ये मेंशन है कि चीता फ्रॉम नामीबिया गिव्स बर्थ टू 4 cubs एट कोनो पालपुर। तो जो साउथ अफ्रीका से चीता आए थे, they one of them whose name was Sia, she gave birth to the cubs sometime over the last 2 days. So one of the 8 Namibian cheetahs translocated to Puno National Park last September gave birth to cubs sometime over the last 2 days. And इसी से रिलेट करके, अब क्योंकि चीता के बारे में न्यूज़ है, चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट और चीता ट्रांसलोकेशन जो चला था, उस पर वी शुड लुक ओवर द रिलेटेड एस्पेक्ट ऑल्सो, जो कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। तो इंडिया ने एक MOU साइन किया है साउथ अफ्रीका के साथ, ठीक है। इंडिया हैज साइंड अ MOU अग्रीमेंट विद साउथ अफ्रीका टू ट्रांसलोकेट 12 चीतास, जिसमें कि 7 मेल हैं और 5 फीमेल हैं, टू कूनो पालपुर नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो दिस वाज रिलेटेड, या ये जब ट्रांसलोकेट किया गया था ये तब का है। 7 मेल हैं, 5 फीमेल हैं, 12 चीता आए थे, जिनमें से एक है सिया, शी गेव बर्थ टू द कब्स। कमिंग टू दिस एस्पेक्ट की थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन पे भी लिंक करते हुए पढ़ाई करेंगे, बिकॉज इट्स हाई टाइम कि अब रिविजन स्टार्ट होना चाहिए, एंड योर करंट अफेयर्स एंड योर स्टैटिक पोर्शन एज वेल शुड बी ऑन योर टिप्स। तो जो पहला सवाल बनता है आउट ऑफ दिस न्यूज, आउट ऑफ दिस अपडेट इज, व्हाई इज कूनो नेशनल पार्क गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर री इंट्रोडक्शन। तो कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, उसको हाई प्रायोरिटी क्यों दिया गया है फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका? बिकॉज इट इज बिलीव टू बी अ सूटेबल हैबिटेट एंड इट हैज एडिक्वेट prey base, right? And it has been assessed to be capable of supporting 21 cheetahs. तो assessment में ये पता चला था कि it is capable of supporting 21 cheetahs. Now one major aspect जो कि इस नेशनल पार्क को हाई प्रायोरिटी एरिया में डालता है, विच इज इट इज डिवॉइड ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। नाउ हाउ इज इट डिवॉइड ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट? जो आसपास के लोग थे, जो आसपास गांव था, जो आसपास जो बस्तियां थी, दे हैव बीन कंप्लीटली रीलोकेटेड विद इन दी पार्क। तो इन सारे आसपास की जो ह्यूमन सेटलमेंट्स थे, इनको कंप्लीटली रीलोकेट किया गया है, एंड it enables the coexistence of the 4 big cats found in India. This is also a major factor why is KNP National Park assumed to be the highest priority for reintroduction. यहाँ पे चारों big cats, which is tiger, lion, leopard and cheetah, this park provides a habitat for their coexistence, so they can coexist very easily and very properly. ये यहाँ पे past में देखा गया है। तो this park, this is the reason is in the highest priority for the reintroduction. Now another question which comes is, why are cheetahs coming from Africa? अब अफ्रीका से क्यों आ रहा है? Now because see, Asiatic cheetahs found in Iran are categorized as critically endangered. So December 4th is celebrated as वर्ल्ड चीता डे, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो कवर किया है, हमने एक एस्पेक्ट कवर किया था री इंट्रोडक्शन का और चीता के ऊपर सारा। यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो वहाँ पे भी ये सारे एस्पेक्ट डिस्कस्ड है, काफ़ी डिटेल में है, बट यहाँ करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर डिस्कसिंग हियर, तो इसलिए फटाफट सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। एशियाटिक चीतास आर फाउंड इन ईरान, दे आर कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली endangered, right? And the highest genetic variation, which is essential for a founding population stock, is found in African cheetahs. तो जो see, we all know कि any species with highest genetic variation, this is the main factor, this is the essential factor जब भी आप किसी population stock की बात करते हैं, be it any species, अगर किसी species की highest genetic variation है, this is the most essential factor। तो ये पाया गया है अफ्रीकन चीता में।
and African cheetahs have been determined to be the ancestors of all other cheetahs. So African cheetahs are determined to be the ancestors of all other cheetah, इसलिए हम लोग African cheetah को प्रेफर कर रहे हैं. दिस इज द रीजन जो ट्रांसलोकेशन और रीइंट्रोडक्शन हो रहा है वो अफ्रीकन चीता का हो रहा है. तो दिस वाज द इमेज, ये दी गई है आज के न्यूज़पेपर में. दीज आर द कब्स ऑफ द चीता विच इज सियाया, राइट. चलिए, वन मोर फैक्टर, वन मोर एस्पेक्ट जो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है वो है डिस्कसिंग द डिफरेंस इन बिटवीन द 4 cats and the difference in between Asiatic cheetah and your African cheetah. इसको देख लेते हैं, हमने उस वीडियो में भी कवर किया है, बट लेट्स हैव अ लुक. सो वी ऑलरेडी नो कि इट इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड, और चीता को 1952 में ही इंडिया में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया गया था. फिर ट्रांसलोकेशन और इंट्रोडक्शन की बात की गई, जहां पे एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता प्रोजेक्ट आया, जिसके अंदर 50 big cats, 50 cheetah, 50 big cats, they will be introduced in next 5 years. These big cats would be introduced. अब relocation sites एक बार देख लीजिए. पहली है कोनोपालपुर, दूसरी है नौरादेही मध्य प्रदेश में, तीसरी है शाहगढ़ विच इज इन राजस्थान. सो दीज आर दी relocation sites जो कि असेसमेंट में पाई गई है. देन IUCN स्टेटस देख लेते हैं. एशियाटिक चीता का IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंड अफ्रीकन चीता इज अंडर द कैटेगरी ऑफ वल्नरेबल. वल्नरेबल है. इंडिया हैज अबाउट, सी लेपर्ड, another big cat is leopard which is vulnerable in India. तो अभी 12,000 कुछ जो है लेपर्ड वो इंडिया में पाए जाते हैं, एंड मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है. There has been increase in 60% in population count of leopard in India from 2014 estimates, right? 60% population increase हुआ है. Then another big cat is jaguar, जिसका IUCN status है near threatened, right? Again, this is the largest cat in America. Jaguar has the strongest bite force of all wild cats, enabling it to bite directly through the skull of its prey. तो strongest bite cat है jaguar. Now let's closely look at the difference, the basic differences, the physiological differences in between Asiatic cheetah and African cheetah. तो यहाँ Asiatic cheetah की अगर हम बात करें, they have red eyes. इनकी जो eye का color है that is red, ठीक है. तो first differentiating, very important and first differentiating factor, they have a tear marks like sunglasses. इनके ये जो marks है ना around their eyes and snout, you can see वो marks, they are like sunglasses. Cheetah primarily hunt during the day, unlike other big cats. The tear marks help to reflect away the sun's glare, making it easier for them to focus on hunting their prey. ठीक है. Next is they have small rounded head with black tear marks, और इनके जो क्लॉज हैं, जो इनके पंजे हैं, दे आर पार्शली एक्सपोज्ड. तो वो बाहर की ओर होते हैं, पार्शली दे आर एक्सपोज्ड. सॉलिड ब्लैक स्पॉट्स आपको देखने मिलेंगे. इनका जो हेड होता है, सर, दैट इज रिलेटिवली स्मॉल. डेंसली पैक्ड रोसेट्स यहाँ पाए जाते हैं. एंड जागुआर के केस में दे हैव लार्ज राउंडेड हेड एंड दे हैव रिलेटिवली स्मॉलर टेल, राइट. तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं. यू शुड नो दिस, स्पेशली दिस टीयर मार्क जो लेपर्ड पे, जो चीता पे पाए जाते हैं, which makes it easier for them to focus on hunting their prey during the daytime. Next, very important, क्योंकि see, one thing which I believe and I hope many of you will connect with this thing, कि जो art and culture specific news होती है वो थोड़ी सी कम होती है और काफी important हो जाती है ना. तो it is very important, अगर कोई भी ऐसा aspect
न्यूज में आ रहा है, तो यू डू दी रिवर्स इंजीनियरिंग, आप थोड़ा सा बैक एंड में जाके भी उस टॉपिक के ऊपर थोड़ी रिसर्च करो. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द तंजावर पेंटिंग विच इज ऑल्सो नोन एज तंजौर पेंटिंग. ठीक है, तंजौर स्टाइल पेंटिंग कहाँ से इस्टेब्लिश हुई, किस जमाने से इस्टेब्लिश हुई, किसके रेन में ये इस्टेब्लिश हुई है, क्या फीचर्स हैं, विल टॉक अबाउट इट. फर्स्ट लेट्स लुक एट द न्यूज. तो in Delhi, in city, exhibition celebrating India's monuments in Thanjavur style. So this lady, her name is Seema Sethi, a 60-year-old lady. इनका पहला सोलो शो है, एग्जीबिशन है ऑन द नेम ऑफ विरासत, और ये अभी ऑन है इन बीकानेर हाउस टिल 1 अप्रैल. इनके इस एग्जीबिशन का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द तंजावुर पेंटिंग टेक्निक, राइट, एंड हाउ शी हैज डन दिस, हाउ शी हैज डन द पेंटिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं. देन वील गो ऑन द बैक एंड साइड ऑफ दिस पेंटिंग, दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग, जिसको हम आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करेंगे. तो सेठी यूजेस तंजावुर पेंटिंग टेक्निक एंड मिक्स्ड मीडिया विच इज गोल्ड फॉइल, watercolor, semi-precious stones and oil paint on canvas, right? Thanjavur style is marked by depiction of deities in rich and vivid colors coated with shining golden foil. तो एक चीज जो यहाँ से क्लियर हो रही है वो ये कि this style of painting revolve around the god and goddesses, the deities, in rich and vivid colors coated with shining golden foil, right? And इनके जो subjects हैं, इस lady के जो painting के subject हैं, they are a number of monuments which includes Qutub Minar, coronation room at Anoop Mahal, Jalis at the Taj Mahal and the सिद्दी सैयद मॉस्क. तो इनका जो मेन इन्फ्लुएंस है या जो इनकी जो सब्जेक्ट्स हैं पेंटिंग के, वो यही हैं, कुतुब मीनार, ताजमहल, सिद्दी सैयद मॉस्क, राइट. So this was in news. Now she has inspired many and especially this country कि हम इस टाइम पे इस स्टाइल की पेंटिंग को इन मॉन्यूमेंट से रिलेट करके उसको रिफ्रेश करें, उसको याद रखें. एंड शी हैज ऑल्सो रिक्रिएटेड द रॉयल शील्ड ऑफ महाराणा संग्राम सिंह II ऑफ मेवाड़. द रिवॉल्विंग शील्ड, दिस इज द रिवॉल्विंग शील्ड, ये इमेज जो आज के पेपर में आई है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, विच इज 36 inches in diameter, made using gold foil and oil paint, and depicts the laurels of the king and narrates the story of a tiger hunt with soldiers. So she has made this painting exhibition में भी लगी हुई है, and she has recreated the stone art at Anandpuram, Sri Lanka, which is a UNESCO site with a Buddha temple. अब ये point important हो जाता है कि suppose there's a very direct and factual question कि आनंदपुरम श्रीलंका में जो है it's a Buddhist temple, so is it a UNESCO site या क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को साइट है, क्या है. सो यहीं से ये पॉइंट उठ के आ सकता है, फैक्चुअल है बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. स्पीकिंग अबाउट तंजावुर पेंटिंग इन डिटेल नाउ, थोड़ा सा इसको देख लीजिए. Tanjore painting, it was devised during 16th century under sovereignty of the Cholas. तो उन चोलास के टाइम पे ही इस पेंटिंग को डिवाइस किया गया था. एंड द राजस सोसाइटी ऑफ तंजौर, नायडूज ऑफ मदुरई also supported Tanjore painting from 16th century to 18th century. It is one of the popular forms of South Indian paintings, one of the popular forms of South Indian paintings. It is the native art form of Tanjore city of Tamil Nadu. तो native art form है ये, तमिलनाडु की एक सिटी है जिसका नाम है तंजौर, right? They are locally known as Palagai Padam, as it is mainly done on solid wood planks. तो basically जो canvas है painting का, it is a solid wooden plank, right? The theme of Tanjore painting of Hindu gods and goddess along with saint. तो theme जो है वो Hindu gods and goddesses हैं along with the saints.
The solid composition, surface richness, and vibrant colors are the speciality of these paintings. And these paintings use embellishments of semi-precious stones, pearls, glass pieces to make पेंटिंग अट्रैक्टिव, और इसमें 3D इफेक्ट भी दिया जाता है, राइट? अब जो मेन कैरेक्टर है, इट इज ऑलवेज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पेंटिंग। तो उस पूरे कैनवस के मिडल में आपको मेन कैरेक्टर देखने मिलेगा इस पेंटिंग में, एंड आर्टिस्ट यूजुअली गिव अ 3D इफेक्ट, हमने अभी देखा। Now, first step among the numerous steps in making of painting involves drawing of the preliminary sketch of image on the base. This is not very important, but let's have a look. जो base होता है, it is made up of cloth and is pasted over wooden base, right? The painting uses a mixture of chalk powder or zinc oxide with water soluble adhesive to spread on the base. Thereafter, picture is drawn and decorated with the diamond, lace, thread, cut glass, pearls, and even semi-precious stones. So basically, जो इस तंजौर पेंटिंग का बेस है, इट इज बेस्ड ऑन क्लॉथ, जिसको कि हम अल्टीमेटली वुडन बेस पे पेस्ट करते हैं, और इस पेंटिंग में चॉक पाउडर या जिंक ऑक्साइड को मिक्स करते हैं वाटर सोल्यूबल एडहेसिव के साथ, और उसके ऊपर पेंटिंग ड्रॉ की जाती है। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ तंजौर पेंटिंग। इसको देखना है और इसको याद रखना है, बिकॉज ये न्यूज में था। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि आज के न्यूज़पेपर में था, इट वाज रिलेटेड टू हेफा, विच इज योर हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। सो पार्लियामेंट्री पैनल है, उसने एजुकेशन मिनिस्ट्री से कहा कि आप लोन्स के डिसबर्सल की स्पीड को इंक्रीज करिए, राइट? सो हेफा हैज नॉट परफॉर्म्ड रियली ग्रेट, एंड दैट इज द रीजन पार्लियामेंट्री पैनल हैज आस्क्ड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू मेक more efforts to ensure speedy disbursal of sanctioned loans by higher education financing agency, which is HEFA. तो all in all इस article में we have to learn about HEFA and RISE 2.0, ठीक है? RISE को भी अभी हम आगे देखेंगे। तो HEFA के बारे में देख लेते हैं। हेफा इसको पहली बार इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 31 मई 2017। ये एक जॉइंट वेंचर है in between Ministry of HRD, Government of India and Canara Bank, with an agreed equity participation ratio of 90.91% and 9.09% रिस्पेक्टिवली। और हेफा रजिस्टर्ड किस में है? तो ये कंपनीज एक्ट के अंदर में रजिस्टर किया गया है 2013 एज अ यूनियन गवर्नमेंट कंपनी एंड एज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विद आरबीआई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी विद आरबीआई। अब विजन क्या है? टू इनेबल इंडियाज premier educational institution to excel and reach to the top ranking in the global platform by financing building world class infrastructure including R&D and infra। तो बेसिकली ग्लोबल रैंकिंग में सबसे ऊपर लेके जाना है इंडिया के हर प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को। दिस इज द मेन विजन, राइट? सो हाउ हेफा वर्क्स और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, लेट्स हैव अ लुक। तो जो फंडिंग होती है हेफा के अंदर में, दैट विल रिप्लेस द करंट grant assistance by Government of India for infrastructure projects in premier institutions, right? All the educational institutions जिनको की सेटअप किया गया है या फंड किया गया है, who are referred by the concerned ministry, would be eligible for financing their capital expenditure from HEFA, and HEFA would be able to fund larger basket of institutions as compared to grants approach। तो grants approach के comparison में अगर हम हेफा के functions को देखें, तो हेफा would be able to grant or fund larger basket of institutions, right? Now, top class infrastructure can be created in quick time। तो एक top class infrastructure could be created in quick time जब हमें हेफा से फंडिंग रिलीज होगी, so that country releases the potential of its demographic dividend in a faster time frame. Now, RISE 2022 has been associated with HEFA। RISE 2022 मतलब
revitalizing infrastructure and systems in education. तो राइज 2022 को हेफा के स्कोप के अंदर रखा गया है. इट हैज बीन ग्रेटली एक्सपैंडेड फ्रॉम इनिशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स of select higher educational institutions in India to the extent of 20,000 crore rupees. तो राइज 2022 को हेफा के एम्बिट के अंदर में रखा गया है. तो हेफा का स्कोप हैज बीन ग्रेटली एक्सपैंडेड बाय रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन राइज बाय 2022 एंड इट इज प्रपोज्ड टू एक्सेलरेट द इन्वेस्टमेंट इन दीज इंस्टीट्यूशन to 1 lakh crores over next 4 years. Over next 4 years, right? तो ये राइज और हेफा यहाँ से important था. Nothing as such we have to know in that article. नेक्स्ट आर्टिकल बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है. इट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज. एनवायरनमेंट के सेक्शन से रिलेट करके ये आर्टिकल है. यहाँ पे एक हाउस पैनल ने प्रपोज किया है फॉर ओवर आर्किंग एपेक्स बॉडी फॉर ग्लेशियर मैनेजमेंट, है ना. एंड व्हाट दिस पैनल हैज सेड, व्हाट दिस पैनल हैज प्रपोज्ड इज highlighting the strategic role of glaciers as a vital national resource. The Parliamentary Standing Committee has recommended to set up an overarching apex body for glacier management in the country. So this panel has highlighted ग्लेशियर एज नेशनल रिसोर्स और इनके प्रोटेक्शन, इनके कंजर्वेशन के लिए एक एपेक्स बॉडी बनाई जाए, मैनेजमेंट के लिए एक एपेक्स बॉडी बनाई जाए. ये इस पैनल ने प्रपोज किया है. नाउ टिल नाउ अभी तक अगर हम बात करें तो ग्लेशियर्स का जो ओवरलुकिंग है या जो ग्लेशियर्स का मैनेजमेंट है, सर्वेइंग है, वो कौन करता है? तो इट इज डन बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. GSI does that, but we also have other ministries that look after the management of glaciers. तो इसको एक बार देखिए कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं. तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, दे लुक इनटू ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज. ठीक है, तो माइंस भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है व्हेन इट कम्स टू climate change. And DST, Department of Science and Technology, is involved in conducting research on glaciers, and National Center for Polar and Ocean Research has done some studies on Himalayan cryosphere. So Department of Science and Tech and National Center for Polar and Ocean Research also has important functions to do when it comes to climate change. Other very important article which relates to the science and tech section, जहाँ पे computer and IT applications की बात होती है. There are few technological terms associated with this article, and ये कोई नया न्यूज़ नहीं है, ये न्यूज़ सितंबर से चली आ रही है जब CCI ने, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, गूगल के ऊपर केस किया था और फाइन डाला था, फाइन लगाया था. इसके बाद काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, काफ़ी बातें हुई, काफ़ी जवाब हुए, केसेस हुए. And today the news has come that NCLAT upholds rupees 1338 crore fine on Google and it grants partial relief. तो कुछ कंडीशंस थी जिसमें से 4 कंडीशंस, 4 of the 10 conditions that CCI had imposed on Google set aside. Now बैकग्राउंड पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे. So Competition Commission of India imposed a penalty of rupees 1337.76 thousand crores on Alphabet's Google for anti-competitive practices related to Android mobile devices. ठीक है, एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइसेस से रिलेट करके सीसीआई ने गूगल के ऊपर पेनाल्टी लगाई. एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है विच इज इंस्टॉल्ड बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स. हर कंपनी का आज के टाइम में मार्केट में जो भी फोन्स अवेलेबल हैं, सो दे आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर. जैसे MI हो गया, सोनी हो गया. I'm talking about the Android mobile phones, right?
रेड हो गया, MI हो गया, whatever. So of smartphones and tablets. Now, besides, the Fair Trade Regulator has directed the internet major to cease and desist from unfair business practice. तो जो Fair Trade Regulator है, that has also asked कि आप ये बिल्कुल Competitive Commission of India और ये सारी चीजें, you are in a very illegal practice and you should not follow such unfair business practice. In a release, the Indian regulator said it has also directed the US tech giant, which is Google, to modify its conduct within a defined timeline. तो Google को 30 दिन का समय दिया गया था. उस समय, ये सितंबर की ही बात है, we are talking about the background of the news. उस समय इनको 1 महीने की मोहलत दी गई to provide requisite financial details and supporting documents. Right? Basically, अब मुद्दा क्या है इस न्यूज का, वो ये है कि जब भी आप किसी एंड्रॉयड मोबाइल को देखें, ठीक है, व्हेन यू बाय अ फोन, जब भी आप एक मोबाइल फोन को खरीदते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंड्रॉयड OS बेस्ड मोबाइल या टैबलेट्स, देयर आर सर्टेन एप्स जो कि पहले से ही उस फोन में, उस टैब में इंस्टॉल्ड होते हैं, है ना. प्ले स्टोर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, सर्च इंजन जो होता है वो भी गूगल का हो जाएगा, म्यूजिक वाला भी गूगल का हो जाएगा, प्ले स्टोर भी गूगल का है. तो ये ऑटोमेटिकली पहले ही इंस्टॉल्ड होते हैं. नाउ अदर सर्च इंजन जैसे याहू हो गया, बिंग हो गया, इन दीज सर्च इंजन आर सफरिंग. तो गूगल playing the master among all, they are tied in the illegal business practice. तो कमीशन ने ये इम्पोज किया फाइन गूगल के ऊपर, and that Google allegedly abused its dominant position in 5 markets. अब वो 5 मार्केट कौन सी हैं जहां पे इन्होंने अपनी पावर को अब्यूज किया है? वो पहली है मार्केट फॉर लाइसेंसेबल ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर स्मार्ट मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है. दूसरा, ऐप स्टोर फॉर एंड्रॉइड स्मार्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. थर्ड इज मार्केट फॉर जनरल वेब सर्च सर्विसेज विच इज गूगल, ठीक है. ऐप स्टोर में आपका प्ले स्टोर हो गया. देन मार्केट फॉर नॉन ऑपरेटिव OS, नॉन ऑपरेटिव सिस्टम specific mobile web browsers, and OVHP, which is YouTube, one for online video hosting platform. तो हर जगह इन्होंने अपनी मार्केट, अपनी दुकान बना दी और they have allegedly abused the dominant position in these 5 markets. तो ये बेसिकली मुद्दा था और इसी के ऊपर कमीशन ने इनको फाइन इम्पोज किया. The regulator said that mandatory pre-installation, एक pre-installation आता है of entire GMS, Google Mobile Suite, under Mobile Application Distribution Agreement, which is MADA, MADA, with no option to uninstall the same. तो जब भी आप नया फोन ले रहे हो, एंड्रॉइड का या कोई टैबलेट हो आपके पास, you will notice this कि certain applications and certain agreements you have to make, जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, जिसको अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता. योर फोन विल प्रोबेबली नॉट वर्क, राइट. फॉर एन इंस्टेंस, द बोर्ड ऑन विच आई एम टेकिंग योर क्लास, दिस बोर्ड automatically and from the manufacturer itself it came with the Android system जहाँ पे Google Play Store और वो already था installed इसमें, it can't be uninstalled. Right now I'm using Windows, however there's another platform जहाँ पे Android system में, Android based system में, जहाँ पे Google के सारे apps आपके पहले से ही मौजूद हैं. तो whenever you buy a new phone, you are buying a tablet which is of Android OS based system. वहाँ पे you will find कि there is no option to uninstall the GMS, and their prominent placement amounts to imposition of fair condition on device manufacturers and thereby contravenes competition law. ठीक है. तो this was the main concern जिसके बाद गूगल के ऊपर फाइन इम्पोज किया गया. अब CCI के ऊपर इसके बाद क्या हुआ, गूगल ने वापस कुछ जवाब दिया एंड देयर वाज अ 2-year probe ordered by CCI and CCI found Competition Commission of India found that Google India was guilty of stifling competition and innovation in the market to maintain its dominance in search, in music, in browser,
in app library and other key services according to the reports. Dictation has also accused Google of imposing one-sided contracts. तो Dictation ने भी accuse किया है Google को for imposing one-sided contracts on devices and on app makers to ensure that its own products and applications maintained privacy in consumers' usage as well as default options for highest user प्रेफरेंस. तो डिफॉल्ट ऑप्शन है ये, मतलब आप इसको अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते और इसको बिल्कुल इन एप्लीकेशंस को मेंटेन किया गया है प्राइवेसी में कंज्यूमर्स में, एज वेल एज डिफॉल्ट ऑप्शंस फॉर हाईएस्ट यूजर प्रेफरेंस. राइट, तो ये मेजर चैलेंजेस थे जो कि इनके रिपोर्ट्स में पाए गए. Now, next, what Google did, Google filed a case against CCI. तो Google ने Competition Commission of India के against case file किया. And back in September 2021, after a report of CCI's initial findings on Google, तो what happened? CCI की जो initial findings की reports थी, that got leaked. वो reports leak हो गई. And after the company initiated legal action against the regulator, and this is not the first time Google is being imposed a penalty. ये दूसरी बार है, पहली बार भी इंडिया ने पेनाल्टी इम्पोज की थी 2018 में, जहां पे 1,36,000 करोड़ की पेनाल्टी आई थी on Google for unfair business practices in the Indian market for online search. ठीक है, तो this is how Google has played and this is how it has been imposed the fine. Now coming back to the news, जो आज थी वो थी NCLAT upholds 1338 crore fine on Google, grants partial relief. तो NCLAT के ऊपर बात कर लेते हैं, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल. अब ये है क्या, कौन सी बॉडी है, स्टैट्यूटरी है, कौन सी बॉडी है, ठीक है, थोड़ा सा इसके बेसिक्स पे चलते हैं. किस लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूटेड है ये बॉडी, लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो NCLAT, which is National Company Law Appellate Tribunal, it was constituted under Section 410 of Companies Act 2013 to hear appeals against the orders of National Company Law Tribunal. So NCLT जो ट्रिब्यूनल है उनके अपील्स को सुनने के लिए इस ट्रिब्यूनल को बनाया गया. NCLT एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है. इट्स अ क्वासी जुडिशियल बॉडी दैट adjudicates issues relating to companies, right? It is also the appellate tribunal for orders passed by NCLTs under Section 61 of IBC Code, Insolvency and Bankruptcy Code, and for orders passed by the Insolvency and Bankruptcy Board of India under Section 202 and 211 of the IBC. So any person who is aggrieved by any order of the NCLAT may file an appeal to the Supreme Court. तो this has been the provision, ये mentioned है कि अगर कोई aggrieved है NCLAT के अंदर तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं. CCI के बारे में बात कर लेते हैं, जो अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है. वो कौन सी बॉडी है, किस लॉ से गवर्न होती है? तो CCI इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी under Ministry of Corporate Affairs. Very important point to note. Responsible for enforcing Competition Act of 2002. Now, what is the goal of CCI? To promote competition and stop activities that have an adverse effect of competition in India. It also prohibits anti-competitive agreements, abuse of dominant position by enterprises and regulate combination. अब जैसे एंटी फ्रेगमेंटेशन अग्रीमेंट है गूगल का, ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे. एंटी फ्रेगमेंटेशन अग्रीमेंट है गूगल का, एंड ऑल्सो एंड्रॉयड कॉम्पैटिबिलिटी कमिटमेंट अग्रीमेंट. तो ऐसे अग्रीमेंट्स नहीं साइन कर सकते आप. तो बेसिकली एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट को प्रोहिबिट करता है. Acquisition, acquiring of control and merger and acquisition that can adversely affect competition. तो CCI इन्हीं सारी चीजों को रेगुलेट करती है, ठीक है. अब कुछ टर्म्स थे इस पूरे आर्टिकल में, वो 3 टर्म्स हैं विच आर इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर साइंस एंड टेक सेक्शन का कंप्यूटर IT एप्लीकेशन वाला सेक्शन.
Three terminology. First is anti-fragmentation agreement. So basically it is an Android compatibility commitment contract in licensing hardware producers to install Play Store app जो कि Google का है and Google search engine on their devices. तो पहले से किसी भी एंड्रॉयड फोन या हम टैब की अगर बात करें, जब भी आप नया फोन या टैब लेंगे तो पहले से ये कमिटमेंट जो है अग्रीमेंट कराई गई है, सारे हार्डवेयर प्रोड्यूसर से एक लाइसेंसिंग कराई गई है कि प्ले स्टोर ऐप और गूगल सर्च इंजन इंस्टॉल्ड होना चाहिए. सेकेंड इज ACC विच इज एंड्रॉयड कंपैटिबिलिटी कमिटमेंट अग्रीमेंट, राइट. यहाँ पे इट रिक्वायर्स द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स OEMs, they do not use any other alternate or forked version of Android on any of their devices, which could include smartphones and tablet computers. तो जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ भी ये अग्रीमेंट है कि they don't use any alternate या forked versions of Android. And thirdly, side loading of apps. Side loading means the installation of an application on a mobile device without using device का official application distribution method. Side loading मतलब किसी ऐप को अगर आप uninstall करते हो और उसकी जगह पे कोई alternative ऐप जो कि ओरिजिनल ऑफिशियल जो डिवाइस का ऑफिशियल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है उस पर कॉम्प्लाई नहीं करता, दैट इज साइड लोडिंग ऑफ ऐप, राइट. तो दीज वे द टर्मिनोलॉजीज जो कि इस आर्टिकल में एसोसिएटेड थे. मेजरली हमें देखना है एनक्लैट क्या है, एनक्लैट के ऊपर बात करनी थी, CCI पे बात करनी थी. न्यूज़ तो ठीक है, मतलब फाइन एंड ऑल, दैट इज अनदर थिंग, बट फॉर अस फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी. वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट एज इन सी. फर्स्टली इफ वी टॉक अबाउट वाइकोम सत्याग्रह, ये एक्सप्लेन सेक्शन में था कल के इंडियन एक्सप्रेस के. एंड वाइकोम सत्याग्रह मार्क्ड अ सेंचुरी दिस ईयर. सो it happened in 1923. It's initiated in 1923. We'll go through the story, we'll go through the timeline and we'll go through every aspect of it. Modern history से related है क्योंकि ये explain section में काफ़ी elaborate तरीके से mentioned था, इसलिए it's important for us to know this and to remember this, right? Now, the article said, recalling Vaikom Satyagrah that led to opening of temple doors to lower castes. ठीक है, तो सी कॉन्टेक्स्ट पे बात करते हैं पहले. The context of this article was the chief ministers of Kerala and Tamil Nadu, they together inaugurated the centenary celebrations of 1923 Vaikom Satyagrah at Vaikom, which is in Kottayam on Saturday. ठीक है, तो since it marks 100 year of this Satyagrah, it is very important for us to know about it. Now, अब एक चीज और है, एक एस्पेक्ट और है. पीपल टेंड टू आस्क मी दिस क्वेश्चन अगेन. पिछले वीडियो में भी आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन. सी, आई प्रेफर इंडियन एक्सप्रेस और मोस्ट ऑफ अस प्रेफर इंडियन एक्सप्रेस बिकॉज ओवर द टाइम इंडियन एक्सप्रेस ने अपने आर्टिकल्स को UPSC के टॉपिक्स के हिसाब से मोल्ड किया है. तो hardly there are any articles which are irrelevant for the examination purpose, especially if we talk about the editorial or the explained section, right? पहली चीज तो ये हो गई क्योंकि ये न्यूज़पेपर एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो ओवर द टाइम इसने UPSC के टॉपिक्स के हिसाब से आर्टिकल्स पब्लिश करने स्टार्ट कर दिए हैं. एंड सेकेंडली इसकी जो लैंग्वेज है दैट इज वेरी ल्यूसिड. तो बड़ी लीनियंट सी, बड़ी लूसिड सी लैंग्वेज. इट इज वेरी अंडरस्टूड बाय any of us, matlab you can very easily understand. Now I don't mean if you are following The Hindu or for that matter any other newspaper, you switch over to this now 1 month before examination. Don't do that, right? But I would suggest जो explained section, जैसे ये Vaikom Satyagrah, it was published under the explained section. तो इन sections को या इन topics को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लें, ठीक है. चलिए, सो नॉन वायलेंट मूवमेंट था ये.
It was a non-violent movement. It began in 1924 that brought Gandhian method of satyagrah to the state of Travancore, that began the temple entry movements across the country for lower caste. So there were two states concerning this incident. There were two states, Kerala and Tamil Nadu, जहाँ पे जो lower caste थे उनकी एंट्री completely banned थी. And with this incident, with this movement, with this non-violent movement, the temple entry began over the country, across the country. Temple movement began, right? So CMs of Kerala and Tamil Nadu together inaugurated this centenary celebrations of 1923 Satyagraha at Vaikom, Kottayam. Now let's have a look कि जब कैसे कैसे इस इंसिडेंट को इनिशिएट किया गया, what were the background of the initiation of such incident. So early 20th century की बात करें, ट्रैवनकोर में there were social and political developments that were triggering to the caste discriminations, right? There were various social and political developments जो कि trigger कर रहे थे ऐसे discrimination को, जो कि bar कर रहे थे lower caste people को to enter into the temple and worship, right? So vision missionaries succeeded in converting lower caste sections, and there was one Maharaja whose name was Ailyam Thirunal Ram Verma. He ushered in many progressive reforms. इन्होंने काफी progressive reforms लाए, जैसे free primary education for all. ठीक है, तो ये important हो जाता है यहाँ पे इनका नाम. किस मतलब पर्सनालिटी एस्पेक्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि सो एंड सो पर्सनालिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस बिकॉज दिस वाज क्लियरली मेंशन्ड इन द एडिटोरियल सेक्शन, इन द एक्सप्लेन सेक्शन. सो एक्सेशन ऑफ महाराजा Ailyam Thirunal Ram Verma assured in many progressive reforms जैसे free primary education for all. This was the beginning. This was the beginning of such developments in Travancore back in early 20th century. So there's a historian whose name is Robin Jeffrey. अब ये भी मेंशन था इस आर्टिकल में, इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक्स पे भी सवाल आते हैं, ऑथर पे भी सवाल आते हैं, पर्सनालिटीज पे भी सवाल आते हैं, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नोट हियर एंड रिमेंबर दिस. रॉबिन जेफरे की बुक है टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन ट्रैवनकोर 1860 to 1940. वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना. He wrote in his book, there had begun to emerge among caste Hindus, Christians, and even Avarna Hindus, especially Izavas, a significant educated elite. तो ये अवर्ण हिंदू हैं, ये लोअर कास्ट हिंदूज हैं, जिनको की क्लासिफाई किया गया है इजावास के नाम से. इनको यहाँ पे ट्रैवनकोर में इजावास आर नोन टू बी दी एडुकेटेड एलाइट. सो दिस सेक्शन बिलोंग्स टू द एडुकेटेड एलाइट सेक्शन इन ट्रैवनकोर बैक इन 20th century. So Ejavas are the most educated and organized untouchable community in Travancore. This line was written by a political historian whose name was Mary Elizabeth King. She wrote this in her book named Gandhi and Non-Violent Struggle and Untouchability in South India. Mentioned है दो किताबों का नाम. पहला Temple Entry Movement in Travancore 1860 to 1940, which was written by Robin Jeffrey. तुरंत इसको नोट करिए. और दूसरा विच द बुक दैट इज रिटन बाय मैरी एलिजाबेथ किंग, और बुक का नाम है गांधी एंड नॉन वायलेंट स्ट्रगल एंड अनटचेबिलिटी इन साउथ इंडिया. बहुत इंपॉर्टेंट है. एक और सवाल यहाँ से प्रोबेबल है, इजावाज कौन है, या इजावाज हम किसको रेफर करते हैं? तो इजावाज एज द मोस्ट एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड अनटचेबल कम्युनिटी इन ट्रैवनकोर. ट्रैवनकोर में है, ये याद रखने की जरूरत है, ठीक है. मोस्ट इलाइट एजुकेटेड ऑर्गेनाइज्ड अनटचेबल कम्युनिटी इन ट्रैवनकोर. नाउ इतना तो था कि इजावाज वेर द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड एजुकेटेड इलाइट कम्युनिटी फ्रॉम अनटचेबल, बट स्टिल government jobs were reserved for
upper caste in 1918, caste Hindus and numerically minority held 3,800 or 4,000 jobs in revenue department. Still, ये educated elite थे. These were the educated elite of this region. Still, government jobs के लिए इनको कोई reservation नहीं था, इनके लिए कोई seat नहीं थी. Most of the seat were reserved for the upper caste Hindus. और ये data भी quote किया गया है कि 3,800 seats were reserved for Hindus out of 4,000 seats. ठीक है, जॉब इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट. तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी अगर हम इस टाइम की बात करें और इस टाइम के रिजर्वेशन की बात करें. आगे चलते हैं. नाउ हाउ डिड द एजिटेशन बिगैन, किस तरीके से एजिटेशन हुआ. इट वाज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, बट अगेन this movement initiated many things and which brought many successful developments and reforms. चलिए अब एजिटेशन की बात करते हैं. एक इजावा लीडर थे जिनका नाम था टी.के. माधवन. सिर्फ अगेन ये पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है. टी.के. माधवन was इजावा लीडर who was the first person to raise the issue of टेम्पल इन 1970 in his newspaper देश अभिमानी. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देश अभिमानी इनका न्यूज़पेपर था जिसमें इन्होंने टेम्पल एंट्री के इशू को रेज किया था बैक इन 1917, राइट. देन इन 1921 Gandhi visited South India and he met Madhavan, who secured his support for a mass agitation to enter temple. So Gandhi ji visited in South India in 1921. He met Madhavan and Madhavan secured Gandhi's support for mass agitation इसलिए to enter the temples. In 1923, there was a Congress session held in Kakinada and a resolution was passed by Kerala Provincial Congress Committee to take up anti-untouchability as a key issue. तो 1923 में एक कांग्रेस का सेशन होता है इन काकीनाडा विच इज अ प्रोविंस इन केरला बैक देन, और यहाँ पे एंटी अनटचेबिलिटी को एज अ की इशू उठाने की बात की गई केरल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के द्वारा. ठीक है. नाउ दिस वाज फॉलोड बाय अ मासिव public messaging campaign and a movement to open Hindu temples and all public roads to awareness. After this, जब केरल कांग्रेस प्रोविंशियल कमिटी ने एंटी अनटचेबिलिटी को एज अ की इशू उठाया, इसके बाद ही एक मासिव पब्लिक मैसेजिंग कैंपेन स्टार्ट होती है जहां पे ये बात की जा रही है, ये कैंपेनिंग चल रही है कि आप हिंदू टेम्पल्स को अवर्ण के लिए भी खोलिए. इनफैक्ट यू शुड ओपन एवरी public road to awareness. Now Vaikom with its revered Shiv temple was chosen as the location for the first सत्याग्रह, राइट. तो शिव टेम्पल वहां पे एक है वाइकोम में, दैट वाज चोजन एज द फर्स्ट लोकेशन फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह. एक सवाल आ सकता है या एक कोई भी डाउट, एक रेलिवेंट डाउट आ सकता है कि हाउ इज गांधी रेलिवेंट इन दिस एजिटेशन या इस मूवमेंट में, हाउ इज गांधी रेलिवेंट, राइट. सो Madhavan was inspired by the non-cooperation movement of 1920. So it was Gandhi's non-cooperation movement back in 1920 जिससे Madhavan got inspired for a non-violent movement and a mass movement. इससे वो inspire हुए and he had begun to advocate for more direct methods. और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे counter agitations नहीं हो रहे थे. अपर कास्ट जो कम्युनिटी थी उनके काउंटर एजिटेशंस भी ट्रैवनकोर में देखने को मिले थे इस समय. इनफैक्ट द महाराजा ही वाज फेयरफुल ऑफ द बैकलैश कमिंग फ्रॉम द अपर कास्ट कम्युनिटी. तो ये काफ़ी फेयरफुल थे अगर कोई ऐसा बैकलैश आता है किसी भी बड़ी कम्युनिटी से, अपर कास्ट कम्युनिटी से. सो व्हेन गांधी विजिटेड इन ट्रैवनकोर इन 1921, माधवन met him and he secured his support for such a mass movement, right.
चलिए यहाँ तक हमने देख लिया। वाइकोम का एक शिव टेम्पल है विच वॉज चोजन एज द फर्स्ट लोकेशन एज द फर्स्ट सत्याग्रह। नेक्स्ट अब सत्याग्रह की बात करते हैं। 30th March 1924, 30th March as the date was mentioned in the explained section. This is the temple. ये इमेज मेंशन थी एडिटोरियल सेक्शन एक्सप्लेन सेक्शन में। सो नायर एंड पुलाया, नायर एक इजावा थे, इजावा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। अलॉन्ग विद पुलाया दे वर ड्रेस्ड इन खद्दर यूनिफॉर्म्स and garlanded followed by thousands attempted to use the roads। तो जो पब्लिक रोड्स जो सबके लिए ओपन करने का मतलब सबके लिए ओपन करने की रिक्वेस्ट की गई थी और एजिटेशन में कैंपेनिंग की जा रही थी कि हमारे लिए हिंदू टेम्पल्स भी खुलेंगे, ऑल पब्लिक रोड शुड बी ओपन फॉर द लोअर कम्युनिटी एज वेल। These two person नायर जो कि केजावा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और पुलाया, ये लोग खद्दर यूनिफॉर्म्स में माला पहने, इनको थाउजेंड्स, इनको हजारों लोग फॉलो कर रहे थे। दे अटेम्प्टेड टू यूज द रोड्स फॉर द फर्स्ट टाइम, आफ्टर विच दे वर स्टॉप्ड, दे वर अरेस्टेड। इनके बाद भी ऐसे दसों पर्सनालिटीज आई हैं, उनके नाम ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके अरेस्ट और इनके डिटेंशन के बाद भी देयर वर पीपल हु केम हु अटेम्प्टेड टू यूज द रोड, बट दे वर आल्सो अरेस्टेड, दे वर आल्सो स्टॉप्ड एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूड अंटिल 10th April। तो 11 दिन ये प्रोसेस चला है जब पुलिस बैरिकेटेड द होल एरिया। सो ऑन 10th April पुलिस बैरिकेडेड दिस होल एरिया कि आप आ ही नहीं सकते यहाँ पे, राइट। लीडर्स सच एज पेरियार एंड सी राजगोपालाचारी केम टू वाइकोम टू सपोर्ट द प्रोटेस्टर्स। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक स्टेटमेंट आ सकता है कि इस सी राजगोपालाचारी और पेरियार एसोसिएटेड विद वाइकोम सत्याग्रह, राइट। तो ये लोग भी इन प्रोटेस्टर्स के सपोर्ट में वाइकोम आए थे। नाउ what happened in अगस्त में महाराजा की डेथ हो जाती है 1924 में, एंड अ यंग महारानी जिनका नाम था क्वीन सेठू लक्ष्मी बाई, शी रिलीज्ड ऑल द प्रिजनर्स। वो सारे प्रिजनर्स को जो कि अरेस्ट हुए थे उनको उन्होंने रिलीज कर दिया। However, she refused to allow all caste access to temple when large protesters marched to the palace। So what she did, she released all the prisoners from the jail, लेकिन अपर कम्युनिटी की काफी बड़ी प्रोटेस्टर्स की कम्युनिटी इनके पैलेस पे पहुंचती है, जिसके बाद she refused to open the temple entry for the lower caste, right। Then next year in March 1925 Gandhi was able to iron out a compromise। गांधी जी जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट माने जाते हैं, वो हर सिचुएशन के हिसाब से, हर केस के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज वाला फैक्टर ले आते हैं और उस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाते हैं। यहाँ पे भी ही वॉज एबल टू आयरन आउट अ कॉम्प्रोमाइज आउट ऑफ द सिचुएशन। व्हाट ही डिड, 3 of the 4 roads around the temple, so this is the temple, suppose, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, इनमें से इन्होंने क्या कॉम्प्रोमाइज किया कि ये टेम्पल है और टेम्पल के अराउंड नॉर्थ वाला जो रोड है, वेस्ट वाला जो रोड है एंड साउथ वाली जो रोड है, these 3 roads should be kept open for all caste, for lower caste as well। However, ईस्टर्न गेट या ईस्टर्न रोड की जो एंट्री है टेम्पल की, उसको आप स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्ट कर लीजिए अपर कास्ट के लिए। तो ईस्टर्न रोड वॉज केप्ट रिजर्व्ड फॉर ब्राह्मण्स, बाकी 3 roads were kept open for everyone। After this was implemented, the last satyagrahi, he was recalled from Vaikom on November 23rd 1925। so he casted out a compromise in March 1925 and it took almost 6 months to implement this compromise।
तो यहाँ यही हुआ कि ईस्टर्न साइड वाला रिजर्व फॉर ब्राह्मण्स एंड अदर 3 रोड्स फॉर द टेम्पल एंट्री वाज केप्ट ओपन फॉर एवरीवन। नाउ अब लीगेसी कैसी चली है, आफ्टर मार्च क्या है ये देख लेते हैं। तो this satyagrah saw previously unseen unity across caste lines, which was crucial for continued mobilization, but compromise disappointed many. This compromise especially disappointed the upper caste कि ये compromise क्यों हो रहा है। Then in November 1936 Maharaja of Travancore signed the historic temple entry proclamation। बहुत important है ये टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन। क्वेश्चन आ सकता है कि टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह, किससे एसोसिएटेड है। तो महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर साइंड द हिस्टोरिक टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन, और इस प्रोक्लेमेशन में क्या मेंशन था, इट actually removed the age-old ban on entry of marginalized caste into temple of the state, and this proclamation, the signature of this proclamation marked the great success of वाइकोम सत्याग्रह। ठीक है, तो इस प्रोक्लेमेशन के साथ जो बैन था टेम्पल एंट्री पे वो खत्म हो गया। मार्जिनलाइज सेक्शंस जो थे, जो मार्जिनलाइज कास्ट थी, उनको एंट्री परमिट की गई, एंड दिस proclamation marked the great success of Vaikom Satyagrah, and this demonstrated the effectiveness of Gandhi and civil disobedience as a tool for protest। ठीक है, तो important है क्योंकि 1 सेंचुरी हो गई, 100 साल हो गए इस सत्याग्रह को इनिशिएट हुए, इसको एक्चुअल में हुए। तो अ प्रोबेबल क्वेश्चन कैन कम, और एडिटोरियल में एक्सप्लेन सेक्शन में आया है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये एक एडिटोरियल का टॉपिक है इंडियन एक्सप्रेस का, whether Vagari's wheat was, it is written by Ashok Gulati and Raya Das। Now what this editorial topic is concerning is the unseasonal spell of rains and hailstorm in several parts of the country that has actually aggravated the concerns about the Rabi crops harvest this year, right। तो एक जो अभी बारिश हो रही है कई रीजन में, स्पेशली दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, चंडीगढ़, इधर काफी बारिश हुई। इनफैक्ट देयर आर सम स्पेल ऑफ रेन्स अराउंड द यूपी एरिया ऑल्सो। तो ये अनसीजनल है, इट्स नॉट सीजनल, एंड इवन हेल स्टॉर्म्स इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री इन second half of March has aggravated concerns about Rabi harvest, especially wheat। तो wheat इस समय बिल्कुल मेच्योर है और कटने को तैयार है, और ये अनसीजनल रेन जो है, this has raised such concerns। Now there are certain kind of data जो कि प्रोजेक्ट हुए हैं इस आर्टिकल में। wheat that is grown on almost 34 million hectares, it is the second biggest staple after rice in India, right। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, यू कैन कोट सच डेटाज इन योर मेंस के सेक्शन में, जहां पे ज्योग्राफी का सेक्शन है। नाउ व्हीट बीइंग एट मैच्योर स्टेज, जो एक्सपेक्टेड हार्वेस्ट है इस साल का, इट इज 112 मिलियन मेट्रिक टन, which may not materialize now because of the unseasonal rains and hailstorm। जो expected data था वो 112 मिलियन मेट्रिक टन का था इस साल के लिए, बट ये शायद अब materialize ना हो because of the unseasonal rains and hailstorm in many part of the country। चलिए नेक्स्ट की इश्यूज है उस पे बात करते हैं। जो की इश्यूज मेंशन थे इस एडिटोरियल में, वो थे पहला, द एक्सटेंट ऑफ डैमेज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो इन केस अगर क्वांटिटी पे बात नहीं भी आती है, बिकॉज इट्स द सेकंड बिगेस्ट स्टेपल आफ्टर राइस, क्वालिटी इज फॉर श्योर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। Quality is for sure going to compromise because of unseasonal rain and hailstorm। The first key issue that is to know the extent of damage in terms of quantity and quality। Second is what policy actions to be taken to tide over this difficulty for farmers as well as for ensuring food security at national level। तो farmers के लिए
फार्मर्स के लिए जो प्रॉब्लम आएगी बिकॉज ऑफ द अनसीजनल स्पेल ऑफ राइस, अनसीजनल स्पेल ऑफ रेन्स एंड हेल स्टॉर्म, जो फार्मर्स की डिफिकल्टी है उस पे भी कुछ पॉलिसी एक्शंस बनते हैं, एंड ऑल्सो टू सिक्योर द नेशनल फूड सिक्योरिटी, उसके लिए भी क्या एक्शंस लेनी चाहिए. दीज आर द की इश्यूज हावरिंग बिकॉज ऑफ दिस कंसर्न. ठीक है, अब की फाइंडिंग्स की बात करते हैं. सो पंजाब सीम्स टू हैव बीन हिट अ बिट हार्डर देन मेनी अदर स्टेट्स. पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैज बीन लुकिंग एट अ 10.15% yield loss. 10.15% yield loss on about 40% of the wheat area, right? That seems to have been adversely impacted by the rains. This seemed to have been adversely impacted by the rain. तो 17 मिलियन मेट्रिक टन पंजाब का डेटा जो है वो कोट किया गया है. सबसे ज्यादा जो गेहूं की खेती होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है, विच इज अप्रॉक्स 35 मिलियन मेट्रिक टन, विच इज डबल द अमाउंट ऑफ पंजाब. मध्य प्रदेश में 18 मिलियन मेट्रिक टन, हरियाणा में 12 मिलियन मेट्रिक टन, राजस्थान में 11 मिलियन मेट्रिक टन एंड बिहार में 6 मिलियन मेट्रिक टन. तो ये डेटा इस एडिटोरियल में कोट किया गया था. हाउएवर, द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज करेंटली असेसिंग द डैमेज बाय गिरदारी सिस्टम. गिरदारी सिस्टम का मतलब वो फील्ड इंस्पेक्शन कर रहे हैं. फील्ड इंस्पेक्शन के थ्रू दे आर असेसिंग द डैमेज. ठीक है, गिरदारी सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा. गिरदारी सिस्टम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो पंजाब की सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, फील्ड इंस्पेक्शन करती है एंड इट इज असेसिंग द डैमेज दैट इज डन बाय द अनसीजनल रेन्स. See, India is a large country and many people are not aware that Uttar Pradesh produces wheat which is more than double of Punjab, right? In the widespread nature of wheat cultivation, the chances are that the overall wheat production in India will not suffer dramatically. क्वांटिटी के केस में तो ड्रामेटिकली सफर नहीं करेगी, हाँ क्वालिटी के केस में कर सकती है. क्वालिटी के केस में कैसे करेगी? क्वालिटी के केस में यू कैन सी द श्रिवल्ड ग्रेन, लस्टर लॉस या डिसकलरेशन. तो लस्टर मतलब जो एक शाइन होता है गेहूं के दाने के ऊपर, वो आपको नहीं मिलेगा. डिसकलरेशन मिल सकता है, ठीक है, या ग्रेन्स जो होंगे वो श्रिवल्ड होंगे थोड़े से. तो ये क्वालिटी एस्पेक्ट्स में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. क्वांटिटी पे शायद उतना बड़ा लॉस एज सच अभी हुआ नहीं है एज पर दिस आर्टिकल, राइट. नाउ हाउ डज वन कॉम्पनसेट द फार्मर्स फॉर देयर लॉसेस? क्रॉप क्वांटिटी और क्वालिटी की अगर हम बात करें तो फार्मर्स को कैसे कॉम्पनसेट करना है उनके लॉसेस से? बेस्ट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट फॉर दीज टाइप ऑफ वेदर रिलेटेड डैमेजेस, बी इट अनसीजनल रेन, बी इट हेल स्टॉर्म, बी इट हीट वेव्स, the best policy instrument is the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. This has been quoted in this editorial. So this was a major initiative that the Modi government launched after two successive droughts of 2014, 15 and 16. तो सूखा पड़ा था इन 2 सालों में लगातार, इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने इस योजना को लॉन्च किया. लेट्स हैव अ लुक. अब क्योंकि ये भी मेंशन्ड है इस एडिटोरियल में तो ये टॉपिक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. दिस योजना वाज लॉन्च्ड इन 2016 एंड इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, राइट. इट इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. इट रीप्लेस्ड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम्स. ये 2 स्कीम्स रिप्लेस करके पीएम फसल बीमा योजना आई थी, विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. नाउ फार्मर्स इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर्स एंड टेनेंट फार्मर्स ग्रोइंग नोटिफाइड क्रॉप्स in the notified areas are also eligible for coverage. तो इस योजना की जो एलिजिबिलिटी है वो शेयर क्रॉपर्स और टेनेंट फार्मर्स के लिए भी है, अगर वो नोटिफाइड क्रॉप्स को नोटिफाइड एरियाज में ग्रो कर रहे हैं तो. ठीक है, ये हो गई एलिजिबिलिटी की बात. अब स्कीम क्या कहती है इस पे बात कर लेते हैं.
Under this schemes, farmers bear only 1.5% premium of the sum insured for rabi crop. ठीक है, wheat जो है गेहूं, wheat is a rabi crop, और इस स्कीम के अंदर फार्मर्स सिर्फ 1.5% प्रीमियम देते हैं ऑफ द सम इंश्योर्ड फॉर रबी क्रॉप्स, वाइल द रेस्ट ऑफ द प्रीमियम, बाकी प्रीमियम इक्वली सेंटर और स्टेट के बीच में शेयर होता है। तो फार्मर्स के ऊपर सिर्फ 1.5% का प्रीमियम आता है, रेस्ट ऑफ द प्रीमियम इज इक्वली शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स एज अ सब्सिडी ऑन टोटल premium. It is shared as a subsidy on total premium. This is what the scheme is about, the योजना। चलिए अब डेटा पे आते हैं कि जब से ये स्कीम इम्प्लीमेंट हुई है तब से फार्मर्स ने कितना प्रीमियम भरा है और कितना उन्होंने गेन किया है, कितना उनको इंश्योर्ड सम मिला है। तो ओवर द लास्ट 6 years एज ऑन 30th October 2022 का ये डेटा है कि farmers paid a premium of about rupees 25,186 crore. So farmers paid a premium of 25,186 crore and they received claims worth 1,25,662 crore, which is humongous in comparison to the premium they have paid. ठीक है, still there are a few states which have opted out of the scheme and they have quoted the reason of insufficient, they have cited the financial constraint as the reason. ठीक है, कौन से स्टेट्स हैं वो? Those are आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, तेलंगाना, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. So these states opted out of the scheme citing financial constraint, and Punjab is persistently opposed and never implemented the scheme. So पंजाब ने हमेशा लगातार 6 सालों से, जब से ये स्कीम इम्प्लीमेंट हुई है, स्कीम को सिर्फ अपोज किया है और कभी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं किया है. Now see, it's a very personal view, but this is the time for them to think and join this PM Fasal Bima Yojana, else they should be ready to shell out money out of their own budget to compensate the losses of the farmers, है ना? तो state need to remember that the frequency and intensity of such events, of unseasonal rain, of hailstorms, heat waves, these are unseasonal, and the intensity and frequency of such events are only going to increase in the face of climate change. तो इन्हें भी सोचना चाहिए और इन्हें इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए. एनीवेज, ऑल्सो देयर इज नो डाउट अबाउट पीएम फसल बीमा योजना कि इसको भी एक स्मार्ट तरीके से इम्प्लीमेंट होने की काफी ज्यादा जरूरत है. स्मार्ट इन द सेंस टू इम्प्लीमेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज टू असेस द डैमेजेस, और आप ड्रोन्स या लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट यू कैन, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मतलब है ड्रोन या लो अर्थ ऑर्बिटल सैटेलाइट का यूज करते हुए यू कैन असेस द डैमेज. ठीक है, तो इस योजना को, स्कीम को इम्प्लीमेंट करने को थोड़ा सा और स्मार्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, सो दैट असेसमेंट इज वेरी स्मार्ट एंड इन ड्यू कोर्स एक प्रॉपर प्रिकॉशन या प्रिवेंशन लिया जा सके. नेक्स्ट जो पॉइंट था वो ये था कि आरबीआई कैन हीव अ sigh of relief. RBI can heave a sigh of relief as retail price inflation of wheat. Retail price inflation of wheat, which was hovering at 25% in February, can be brought down to 10%. Now, what is retail price inflation? Now, what do we mean by retail price inflation? जहाँ पे इस एडिटोरियल में ये मेंशन्ड है कि RBI can heave a sigh as retail price inflation of wheat, which was hovering at 25% in February, can be brought down to 10%. So what do we exactly mean by retail price inflation? So what do we mean by CPI and the retail price inflation? तो CPI के बारे में हमने पढ़ा होगा, which is Consumer Price Index, right? CPI is Consumer Price Index, जिसके ऊपर आपका रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन गवर्न होता है. तो दिस गवर्न्स
This governs retail price inflation. Now, what is retail price inflation? Retail price inflation is the change in prices of goods and services that every household purchase on a daily basis for consumption. ठीक है, तो CPI इज योर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही गवर्न करता है रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन को. रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन इज change in prices of goods and services that every household purchase on a daily basis for their consumption. तो हर हाउसहोल्ड जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है डेली बेसिस पे, डेली बेसिस के कंजम्पशन पे, उससे रिलेट करके हमने रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन को देखा वीट के केस में. ठीक है, वीट के केस में जो कि आया था 25% in February 2023, and RBI can heave a sigh of relief because this can be brought down to 10% by April or May. This can be brought down to 10% by April or May this year itself. So quality wise, yes, there can be a deterioration in quality because of the unforeseen seasonal change. luster में कमी हो सकती है, grains उतने अच्छे नहीं हो सकते. ठीक है, shrivel grains मिल सकते हैं आपको, discoloration हो सकता है, but quantity में अभी भी बहुत drastic change नहीं आएगा. या यूं कहें कि unseasonal rain या hailstorm या weather change की वजह से क्वांटिटी में एज सच कोई डिफरेंस नहीं आएगा जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़े. इनफैक्ट इन्फ्लेशन कम ही होने वाला है वीट के केस में, बिकॉज एमएसपी ही कम हो गई है. 25% जो देखी गई थी वो अब 10% तक आ सकती है. राइट, अगला जो आर्टिकल है विच आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इज अबाउट अ फंगस. तो बेसिकली ये बायोडाइवर्सिटी सेक्शन से भी रिलेट करता है और हेल्थ वाले सेक्शन से भी रिलेट करता है. फॉर द फर्स्ट टाइम, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल नहीं है, दिस आर्टिकल बिलोंग्स टू डाउन टू अर्थ, सॉरी, दिस आर्टिकल बिलोंग्स टू डाउन टू अर्थ. ठीक है, ये डाउन टू अर्थ में पब्लिश हुआ था कल. सो केस क्या है? इंडिया हैज रजिस्टर्ड अ फर्स्ट ग्लोबल ऑफ अ प्लांट फंगस इन्फेक्टिंग ह्यूमन. क्लाइमेट चेंज, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस विद exacerbated. वो इसको बढ़ाएंगे ही, वो इसको घटाएंगे नहीं. they will only increase the intensity. now ये उस वायरस की फोटो, इट्स अ ब्यूटिफुल वायरस. लुक एट द कलर ऑफ दिस वायरस जो इस ट्री के ट्रंक पे ग्रो हुआ है. लुक एट द कलर ऑफ दिस वायरस. सो दिस इज द वायरस जिसका नाम है कॉन्ड्रोस्टेरियम पर्प्यूरियम. ये इस वायरस का नाम है. अब कॉन्टेक्स्ट समझिए, ये वायरस न्यूज में क्यों आया इसमें, बिकॉज देयर इज अ मैन whose age is 61 year old. This case is reported in West Bengal in Calcutta. So he was suffering from hoarse voice, cough, fatigue and difficulty swallowing, and he was hospitalized. और इनको डिटेक्ट किया गया है he is infected by fungal species named Chondrosterum पर्प्यूरियम. राइट, तो बेसिकली ये जो आर्टिकल है ये डिस्क्राइब कर रहा है कि नाउ फंगस कैन ऑल्सो इवेड द प्रोसेस of antimicrobial resistance. Antimicrobial resistance, the process by which body itself defends it itself defends the virus. यहाँ पे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को भी अब वायरस जो फंगस है वो इवेड कर रहा है. ग्लोबल वार्मिंग को भी इवेड कर रहा है, विच नैरोज दी थर्मल डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड देयर सराउंडिंग्स, जहाँ पे ये फंगस ग्रो कर सके. चलिए इसको डिटेल में देखते हैं. फंगस के बारे में देखिए पहले. सो फंगस
is known to cause silver leaf disease in plant species of rose families. तो ये वाला जो फंगस है ये देखा जाता है कि रोज प्लांट की जो फैमिली है, जो स्पीशी है, उन प्लांट्स में ये सिल्वर लीफ डिजीज कॉज करता है. अदरवाइज और किसी प्लांट में इस फंगस को पाया नहीं गया है अभी तक, जो रिपोर्ट आई है. And of the 100 of millions of fungal species, only a few cause infections in humans. अगर humans में infection की tendency की बात करें कि कितने fungus humans में infection cause कर सकते हैं, तो बहुत कम ऐसे fungal species हैं. Millions, hundreds of millions में कुछ ही एक fungal species है that can cause fungal infections in humans. And this may be a start of a new phenomena जहां पे एक प्लांट फंगस अडेप्ट कर रहा है फाइगोसाइटोसिस को. इट इज इवेडिंग द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस. दिस इज द स्टार्ट ऑफ, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ, मे बी दिस इज द बिगिनिंग ऑफ दिस फिनोमिना जहां पे प्लांट फंगस इज evading the process of phagocytosis. इसको समझिए, एक बायोलॉजी का टर्म है, साइंस एंड टेक बेसिक्स बायोलॉजी का एक एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ देखना चाहिए, बिकॉज फैगोसाइटोसिस पे सवाल बन सकता है और फंगस के ऊपर सवाल बन सकता है. चलिए, फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस, एक सेल ईटिंग प्रोसेस है. सो व्हाट हैपेंस इज व्हेनेवर देयर इज एन एलियन एजेंट कमिंग इनटू योर बॉडी, what your cells do, कोई भी ह्यूमन बॉडी की सेल होगी, what it does is वो उस सेल को, उस सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है, that is the plasma membrane, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूज करके it engulf a large particle, that is the alien particle, giving rise to an internal compartment called phagosome. क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, this is a bacteria. बैक्टीरिया, इट इज कमिंग इन बाइंडिंग टू द सेल. ये ह्यूमन सेल है, दिस बैक्टीरिया ये यहाँ आ रही है एंड इट इज गेटिंग बाइंडेड ओवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ह्यूमन सेल. ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस, पहला स्टेज है बाइंडिंग का, दूसरा स्टेज है एब्जॉर्प्शन का, जहां पे बाइंडिंग के बाद दिस बैक्टीरिया इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इनटू द सेल. You can look here, it is getting absorbed into the cell. ये सेल के अंदर absorb हो रही है. ये न्यूक्लियस है, ये एंटीबॉडी है, ये IgG है, which is your bacteria. ठीक है. Now थर्ड जो स्टेज है इस फैगोसाइटोसिस का, वो है फैगोसोम फॉर्मेशन. अभी हमने देखा फैगोसोम एक इंटरनल कंपार्टमेंट बन जाता है जब वो बैक्टीरिया उस सेल के अंदर वाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंटर्स इनटू द सेल. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बैक्टीरिया आफ्टर एब्जॉर्प्शन इस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, ये वापस यहाँ पे मेम्ब्रेन आ गई और ये एक कंपार्टमेंट ही बन गया फैगोसोम का. तो बेसिकली द सेल हैज ईटन द बैक्टीरिया, द सेल हैज ईटन द एलियन एंटीबॉडी. ये इम्यूनिटी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता था. तो फैगोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जहां पे द सेल ईट्स एनी एलियन मेम्ब्रेन, एनी एलियन एजेंट कमिंग टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन. इट फर्स्ट बाइंड्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद अब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद इट प्रॉपरली एनगल्फ्स the cell properly engulfs the bacteria within itself, forming a internal compartment. ठीक है, तो ये है फैगोसाइटोसिस. लेकिन इस रिपोर्ट, इस आर्टिकल में ये मेंशन्ड है कि द फंगस इज इवन इवेडिंग, मतलब ये इस प्रोसेस को भी इवेड कर रहा है, इस प्रोसेस को से अलग हट रहा है. इट इज इवेडिंग द प्रोसेस एंड इट इज एस्केपिंग द प्रोसेस. तो बेसिकली दिस फंगस इज escaping the process of phagocytosis. ठीक है, अगर फैगोसाइटोसिस को ये एस्केप नहीं करता तो द कंसर्न पर्सन, उनको ये इन्फेक्शन नहीं होता, बिकॉज दिस प्रोसेस हैज बीन एस्केप्ड, दिस प्रोसेस हैज बीन अवॉइडेड बाय द फंगस इटसेल्फ. अब ये प्रोसेस जो डिफेंस मैकेनिज्म थी सेल की, इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म, अब ये प्रोसेस भी फेल हो गई है. द फंगस हैज इवेडेड दिस प्रोसेस. ठीक है, नेक्स्ट इज
द इवेजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, ये एक रिपोर्ट थी जो सीटी स्कैन आया है उस पर्सन का, दिस हैज बीन पब्लिश्ड ऑल्सो। सो हु आर द मोस्ट वल्नरेबल? सी, we have witnessed during the COVID-19 pandemic the cases of black fungus, right? And in fact the person जो लोग कोविड से भी affected थे उनकी भी immunity काफ़ी weak है, they are also having a compromised immune system and they are the ones who are most vulnerable to. So the people who have a compromised immune system, who have suffered a lot during the COVID-19 pandemic, और हमने सुना था black fungus का भी एक काफ़ी cases आए थे, तो people with compromised immune system, they are the ones who are most vulnerable with this fungus, है ना? So in 2021 many people in India who had developed COVID-19 contracted a secondary fungal infection which is black fungus, resulting into 4,500 deaths. Now this is the CT scan of patient demonstrated the presence of right tracheal abscess. This is the right trachea. ये यहाँ पे एक abscess है. abscess का मतलब a swollen, abscess मतलब swelling in the body containing, यहाँ पे ये जो सेल है ना, ये जो आपकी जो ट्रैकियल जो स्किन है, द स्किन हैज स्वोलन बिकॉज ऑफ पस, तो ये येलो लिक्विड पस टाइप फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे, बेसिकली ये पस फॉर्मेशन और स्किन स्वेल हो जाती है, तो ट्रैकियल एब्सेस, और ये राइट ट्रैकिया में, राइट? तो ये इनके सीटी स्कैन में पाया गया था. दिस इज वेयर द फंगस हैज अटैक्ड. So this was the CT scan of the concerned person. Talking about the global warming aspect of this concern. तो global warming और fungus का क्या relevance है? Let's have a look. See, rising temperature due to global warming is a major threat for this virus to grow. है ना? Rising threat because of global warming, rising temperature, the temperature rising because of global warming is a major threat. Because why? Because most fungus, they thrive into the temperature ranging from 12 degrees Celsius to 35-36 degrees Celsius. तो basically इसी range में काफ़ी सारे fungus हैं जो thrive करते हैं, जो grow करते हैं, ठीक है? However, many species are thermotolerant. काफ़ी ऐसी species भी हैं जो thermotolerant हैं, मतलब they can survive in high temperature ranges. They can survive in high temperature ranges. तो thermotolerant भी हैं and they can withstand high temperature. Now, in order to invade human cells, अगर इन्हें human cells के अंदर घुसना है, इन्हें दो possibility maintain करनी पड़ेगी. पहला, they have to be able to evade phagocytosis pathway, जो प्रोसेस हमने अभी समझा जहां पे सेल किसी सी भी एलियन बैक्टीरिया या फंगस को इनगल्फ कर लेता है. पहला काम जो फंगस को करना है फॉर अ सक्सेसफुल इन्फेक्शन इनटू द बॉडी इज दे हैव टू इवेड, दे हैव टू एस्केप द phagocytosis pathway, and secondly they should have ability to grow at 35 to 37 degree Celsius temperature, because हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो इतना ही है, ठीक है? दो प्रोसेस है. अगर फंगस को इन्वेड करना है ह्यूमन सेल्स को, तो उन्हें दो पॉसिबिलिटी मेंटेन करनी होगी. पहला, इन्हें एस्केप करना होगा फैगोसाइटोसिस पाथवे को, इन्हें उस पाथवे को लिटरली अवॉइड करके आगे बढ़ना होगा so that they can invade the human cells, and secondly they should have the ability to grow at such high temperature. Now, global warming could have a significant effect on fungal population. Now, why am I saying this? How is global warming having a significant say when the fungus growth is concerned? Global warming can change the distribution of heat tolerant and susceptible species by favoring those that are more thermotolerant. तो heat tolerant fungus का जो distribution है उसको global warming काफी ज्यादा change कर सकता है. Now, what will happen because of this?
This will facilitate fungi to spread and enter into closer contact with human population, and a few of those having pathogenic potential can acquire the ability to survive at body temperature. What will happen is, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर राइज करेगा, बाहर का टेम्परेचर प्लस बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है, इन दोनों के बीच का जो थर्मल ग्रेडियंट है, अभी हम आगे देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बाहर का टेम्परेचर है, आउटर टेम्परेचर एंड बॉडी टेम्परेचर, दीज टू विल फॉर्म अ टेम्परेचर ग्रेडियंट. देयर विल बी अ डिफरेंस, एक ग्रेडियंट बनेगा जिसका डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ राइजिंग ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, दिस इज वाई ये जो फंगस है, दे विल बी एबल टू थ्राइव इनटू सच बॉडी टेम्परेचर. ये क्योंकि ये बाहर के टेम्परेचर पे भी ससेप्टेबल है ग्रो करने के लिए, ये थर्मोटॉलरेंट हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ राइजिंग आउटर टेम्परेचर बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वेदर टेम्परेचर में, सीजनल टेम्परेचर में अगर राइज होगा बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, योर बॉडी टेम्परेचर एंड द आउटर टेम्परेचर विल हैव अ वेरी लेस थर्मल डिफरेंस. जो थर्मल ग्रेडियंट बनेगा वो बहुत कम हो जाएगा, because of which the fungus is very well able to thrive into the body temperature. वो बॉडी के अंदर भी फैगोसाइटोसिस को इवेड करने के बाद उस हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करने की एबिलिटी रख पाएगा. दिस इज हाउ द ग्लोबल वार्मिंग इज हैविंग अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट. नाउ यही, दिस इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग. ग्लोबल वार्मिंग मीन्स नैरोइंग द थर्मल डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग. Because of the rising temperature in the surrounding, body temperature और surrounding के temperature का जो gradient है, जो difference है, वो बहुत कम हो जाएगा. फंगस के लिए ये easy होगा कि वो दोनों जगह पे thrive कर सके, survive कर सके. Now, every degree increase in global average temperature reduces the gradient by about 5%. जैसे जैसे एक एक डिग्री सीजनल जो बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, इट विल ओनली लीड टू रिडक्शन इन दी ग्रेडियंट टेम्परेचर बाय 5%. ठीक है, दिस इंक्रीजेस द चांस ऑफ प्रेवलेंस ऑफ फंगल डिजीजेस. दिस इज व्हाई फंगल डिजीजेस आर प्रिवेलिंग एंड दिस इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ देयर prevalence. Now, fungal infections are expected to pose a greater threat to human beings in the years to come due to rising temperature caused by climate change and other reasons such as growing resistance to the small number of treatments available. Now, AMR की अगर हम बात करें, these bacteria, these fungus have grown, they have actually grown a very huge kind of antimicrobial resistance in concerning the, मतलब इतने कम ट्रीटमेंट्स हैं, उन ट्रीटमेंट्स पे भी इन लोगों ने रेजिस्टेंस पा लिया है. तो AMR इतना ज्यादा बढ़ चुका है. पहला एस्पेक्ट था ग्लोबल वार्मिंग का जो हमने डिस्कस कर लिया. दूसरा एस्पेक्ट AMR का है बिकॉज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. आप कोई भी ट्रीटमेंट दो, दे हैव लिटरली ग्रोन द पोटेंशियल टू रेजिस्ट देमसेल्फ बिकॉज ऑफ दो स्मॉलर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल. इसीलिए इन कमिंग ईयर्स बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड बिकॉज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इन फंगल डिजीजेस का प्रेवलेंस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है. This is what this report has said. This is what this article has mentioned. तो इस आर्टिकल में बेसिकली ये फंगस इंपॉर्टेंट हो जाता है, right? The name of the fungus is important and phagocytosis is important, biology वाला पोर्शन, और ये फंगस इंपॉर्टेंट है. सिल्वर लीफ डिजीज इंपॉर्टेंट है, किससे रिलेटेड है, इसीलिए इस आर्टिकल को मैंने यहीं कवर कर लिया. ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.